सर एक बात आती है जो कि क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जी सर। अक्सर हम क्वेश्चन में सुनते हैं सर एनेंशियोमर या डाइस्टीरियोमर्स, इस तरह के कुछ वर्ड सुनते हैं। तो अभी हमें चेक करना है सर ये कंपाउंड जो है वो एनेंशियोमेरिज्म क्या होता है या एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, अभी यह हमें जानना है सर। तो एनेंशियोमर में अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करते हो, मतलब एक दूसरे में फिट नहीं होते हो, वो क्या होते हैं सर, एनेंशियोमर्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम सिंपल बात करें टर्म्स की, जो हम अभी आगे डिटेल में भी देखेंगे, डी एंड एल फॉर्म शुरू में बता रखा है सर आपने, डी और एल फॉर्म। तो डी और एल फॉर्म का जो पेयर है वो एक पेयर क्या होता है, एनेंशियोमर का पेयर होता है। इसी तरह से एक और नोटेशन होता है जो कहलाता है कैपिटल डी और कैपिटल एल, ये भी क्या होता है सर, एनेंशियोमर का पेयर होता है। सिमिलरली एक और कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं आर एंड एस की, तो ये भी क्या होता है, एनेंशियोमर का पेयर होता है। अगर हमारे पास सर लैक्टिक एसिड एग्जांपल है, बिल्कुल सर, तो इस बिहाफ पर हम लैक्टिक एसिड को कैसे एक्सप्लेन करें कि ये एनेंशियोमर है सर। सर मैं अलग से स्ट्रक्चर बना दूं? बिल्कुल सर, थोड़ा सर मैं अभी चाह रहा हूं ये सर, ये स्मॉल डीएल कैपिटल डीएल आरएस को अपन अलग हटा दें, और अपन ने ये लैक्टिक एसिड बनाया। जी सर, ये अपन ने बना लिया लैक्टिक एसिड। अब आप मेरे को बताइएगा सर इस लैक्टिक एसिड में कितना कायरल कार्बन? सर एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, तो ये 100% कैसा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अपनी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैंने इसका मिरर इमेज बनाया। जी सर, मिरर इमेज बनाऊंगा, मिथाइल पे कोई इंपैक्ट नहीं, COOH पे कोई इंपैक्ट नहीं। अब सर मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट राइट में चला जाएगा और राइट लेफ्ट में आ जाएगा। सर आप देखिएगा बच्चों, जब अपन अपना मिरर इमेज देखते हैं तो अपना सिर की तरफ रहता है, पैर की तरफ रहता है, लेकिन अब अपना लेफ्ट हैंड राइट पे चला जाएगा, राइट लेफ्ट पे चला। सर बेस्ट तरीका है जब बहुत से लोग अपनी मांग निकालते हैं तो अगर वो देखें तो अगर उनकी मांग लेफ्ट में है तो मिरर में देखें तो वो राइट में नजर आती है। तो अब सर इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H, ठीक है सर। जी सर। अब पहली कंडीशन ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, 100% है। दूसरी कंडीशन क्या है, मिरर इमेज होने चाहिए। मिरर इमेज हो गया। अच्छा अब आप बताइएगा सर इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो सुपर इम्पोसिबल है, नॉन सुपर? सर ये दूसरा फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर OH के साथ में H आएगा और इधर OH के साथ में H है, तो ये क्या हो गया सर, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो अपनी तीनों कंडीशन के हिसाब से ये क्या हो गया सर, एनेंशियोमर का पेयर। क्या हो गया, एनेंशियोमर का पेयर होगा। अब सर जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डिस्कस करेंगे, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 3 तरीके होते हैं। ओके, स्मॉल डीएल, जी सर, कैपिटल डीएल एंड आरएस फॉर्म। तो सर मैं चाहता हूं कि सर ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनकी बात अपन बाद में ही करें, और अपन जितने भी एग्जांपल है इनको स्मॉल डीएल से एक्सप्रेस करें। मतलब अभी हम स्मॉल डीएल सीख लेते हैं, बाकी 2 हम बाद में सीखते हैं सर। इसके लिए क्या करना होता है सर, स्मॉल डीएल के लिए अपने को H से OH एरो साइन बनाना है, मतलब H से चालू करना है और OH पे जाना है। मतलब हमारा जो रोटेशन है हमें वो S से OH की ओर हमें डायरेक्ट करते हुए बनाना है। अब सर देखो सर, जब आप S से OH जाओगे तो आप टॉप से भी जा सकते हो और बॉटम से भी जा सकते हो। तो सर ये एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम S से OH की ओर जाते हैं तो हमेशा हम लोअर मॉलिक्यूलर वेट की साइड से जाते हैं। बिल्कुल सर। अब आपने को जाना है S से OH है, जी सर, ठीक है सर। जी सर। अब मिथाइल का मॉलिक्यूलर वेट लो है या COOH का? मिथाइल का लो है सर, तो मेरे को एरो साइन U बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और ये मैं कौन सी डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो फॉर्म और D फॉर्म, या इसी को स्मॉल प्लस फॉर्म, बिल्कुल सर, है ना। और जब S से OH इधर गया तो मैं कौन सी डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो L फॉर्म, ठीक है सर। जी सर। आप देखो सर कोई दिक्कत? नो। अब ये सर अगर मान लो मॉलिक्यूल में H और OH नहीं हो, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चलो आपका CH3 होता, यहाँ पे COOH होता, यहाँ पर NH2 होता और यहाँ पे मान लो Br होता, तब भी ये कायरल है। जी सर। लेकिन अब आप स्मॉल डीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते सर। स्मॉल डीएल कॉन्फ़िगरेशन तो एक हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, और प्रैक्टिकल अप्रोच हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी सर। थ्योरेटिकली आप सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हो, जब आपके पास में HB और OH भी हो, ठीक है सर। तो अगर मान लीजिएगा मॉलिक्यूल में H और OH नहीं है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, हमें सुपर इम्पोजिबल या तो इस तरह से देखना पड़ेगा, या हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस कैपिटल डीएल और आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर अपने को जल्दी है तो उस कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लो, उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करा दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया D फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया L फॉर्म। लेकिन आप इतनी जल्दी मत करो, सॉल्यूशन खरीदने की जल्दबाजी मत करो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीख जाएंगे। मतलब आप सर
सॉल्यूशन तो वैसे भी हम एग्जाम में बैग में थोड़ी रख के ले जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब देखिएगा सर वही लिखा है अपन ने कि एस से OH जाना है और कहां जाना है अपने को, लेस मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड के ऊपर। जी सर। और अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो डी और स्मॉल प्लस फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए एल और माइनस फॉर्म। और यहां पर अपन ने लिखा हुआ है इफ H and OH absent in a molecule then we cannot decided DL configuration theoretically। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल तो अपन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली अपन नहीं कर सकते। सर एनेंटियोमर की बात हमने कर ली, एक रिलेशन और भी आता है और वो आता है डाइस्टीरियोमर्स। सर डाइस्टीरियोमर्स भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, एनेंटियोमर और डाइस्टीरियोमर हमें लगभग एक से नजर आते हैं, कई बार अलग नजर भी आ जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, अगर डेफिनेशन से देखें तो स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट द मिरर इमेज। सर एनेंटियोमर में भी हमने क्या देखा था, मिरर इमेज होना जरूरी था। सर मैं एक काम करता हूं, मैं सर एक बार लिखता हूं एनेंटियोमर। जी सर। और एक बार मैं लिखता हूं सर डाइस्टीरियोमर। ठीक है सर। जी सर। अब देखो सर एनेंटियोमर तो क्या होते हैं सर, मिरर इमेज। मिरर इमेज, ठीक है सर। ओके। और डाइस्टीरियोमर क्या होता है, नॉन मिरर इमेज। नॉट मिरर इमेज। ठीक है सर। जी सर। पहला डिफरेंस तो ये आ गया। जी सर। दूसरा डिफरेंस सर, सर दूसरा डिफरेंस में आपने बोला था कि जो एनेंटियोमर होते हैं उनका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होना ही चाहिए। पहली कंडीशन, इनेंशियोमर शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। इनेंशियोमर शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि इनेंशियोमरिज्म वर्ड का यूज सिर्फ आप कहीं में करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और जबकि यहां पे डेफिनेशन में अपन ने क्या लिखा सर, सर स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स होता है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब ऑप्टिकल भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिएगा सर, अगर सर अपन पिछले पेज पे जाए सर एक बार। हाँ बिल्कुल। एक यहां पर अपन ने क्या लिखा सर, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, यानी कि यहां पर जो बात करनी है वो सिर्फ अपने को कहीं में करनी है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमर में, और वो ऑप्टिकल आइसोमर में बात करनी है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। और वहां अगर हम देखें तो हमने क्या लिखा हुआ है सर, स्टीरियो आइसोमर। क्या लिखा हुआ है, स्टीरियो आइसोमर, यानी हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों में बात कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ओके, क्लियर कर दूं सर इस पेज को? बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है सर। अब अगर अपन डाइस्टीरियोमर की बात करें तो अपन ने क्या बोला, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डाइस्टीरियोमर। अब स्टीरियो आइसोमर में अभी अपन ने सीखा जियोमेट्रिकल भी इंक्लूडेड है और ऑप्टिकल भी इंक्लूडेड है। तो पहले सर मैंने जियोमेट्रिकल वाले एग्जांपल लिखे, सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ई एंड जेड फॉर्म, बिल्कुल सही है, सिन एंड एंटी फॉर्म। चलो सर अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके। ये अपना मोस्ट फेवरेट एग्जांपल सिस और ये अपना मोस्ट फेवरेट एग्जांपल ट्रांस। देखते ही समझ में आ रहा है। तो अब आप मेरे को बताइएगा, क्या ये सिस इस ट्रांस का मिरर इमेज है क्या? सर कहीं से कहीं भी नहीं है, क्योंकि सर अगर आप इमेज देखते तो रिपीटिशन होना चाहिए। यहाँ मिथाइल तो मिथाइल है, लेकिन ये मिथाइल और एच है, तो मिथाइल का इमेज एच थोड़ी ना हो सकता है। बिल्कुल सर। सर अगर हम ये पेन अगर मिरर में देखें तो हमें पेन से नजर आएगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं आएगी ना। तो मिथाइल देखें तो एच नजर आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब ये सिस ट्रांस का मिरर इमेज नहीं है। और अगर ये स्टीरियो आइसोमर तो है जी सर, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया सर, डाइस्टीरियोमर। ठीक है सर। ठीक इसी तरीके से ईजेड की बात कर लें। जी सर। ठीक इसी तरीके से सिन और एंटी की बात कर सकते हैं। अब बचा सर अपने पास में डी एंड मीजो, जी, एल एंड मीजो। अपन इनकी बात करते हैं। ये काई के से रिलेटेड थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये ऑप्टिकल से रिलेटेड। अब देखिएगा सर, जी सर, ये एक मेरे को मॉलिक्यूल की बना टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्य सेंटर देखना चाहिए। चलो सर एक काम करते हैं, अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। ओके। चलो सर, पहला कंपाउंड ये हो गया कायरल सेंटर। जी सर। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। जी सर। ठीक है सर। अब आप एक को डायरेक्ट देख के बताओ सर, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर अगर डायरेक्ट देखें तो हम देख सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट आ रही है। ए इज ऑप्टिकली एक्टिव। बी की बात करें सर, सर यहाँ पीओएस प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम साइड है, और पीओएस प्रेजेंट है तो ये इनएक्टिव है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब सी की बात करें सर, तब एक जैसा ही है। अगर सी देखें यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सर एक बात बताओ, अगर मैं इनमें से पेयर ऑफ इनेंशियोमर छांटने बैठता तो कौन किसका पेयर ऑफ इनेंशियोमर हो सकता था? सर एक एक्टिव और इनएक्टिव अगर हम देखें तो ये दोनों कभी एक दूसरे के मिरर इमेज हो ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ए और बी कंफर्म डाइस्टीरियोमर होगा,
इनैंशियोमर एनेंशियोमर होगा सर। ए और सी हो सकता है लेकिन बी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनैंशियोमर के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब चलो सर, ए और सी इनैंशियोमर है या नहीं है, तो इसके लिए आप पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब दूसरी कंडीशन देखो सर, मिरर इमेज है या नहीं है। सर ये एक दूसरे के मिरर इमेज 100% है। 100% है ना जी सर। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन तो दोनों का सेम है। सेम है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज हो रहा है। हॉरिजॉन्टल पे इधर लेफ्ट पे एच है, ये राइट पे चला गया, ये लेफ्ट पे OH है, ये राइट पे चला गया। और आप बताइएगा सर, ए और सी एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है क्या? सर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि यहाँ OH है और यहाँ H है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो H के ऊपर OH आएगा, तो ये क्या हो गया सर? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया, एनेंशियोमर पेयर हो गया। एनेंशियोमर। अब सर, क्या बी ए का इनैंशियोमर हो सकता है क्या? सर कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या सर बी सी का इनैंशियोमर हो सकता है? ये भी नेवर भी पॉसिबल नहीं हो सकते ना सर। नेवर सर। एनेंशियोमर के लिए बेसिक कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव है और यहाँ एक इनएक्टिव आ गया, तो ये एनेंशियोमर तो हो ही नहीं सकता। यानी कि जिसका भी होगा उसका क्या होगा? ये डाइस्टीरियोमर। क्या होगा सर? ये डाइस्टीरियोमर। ये तो डायरेक्ट हो गया सर, ठीक है सर। और अब अपन एक बार इसको सर डीएल कॉन्फ़िगरेशन से करें, रोटेट करके भी देख लेते हैं। करें सर? जी सर। अब देखिएगा, ये अपना पहला कायरल सेंटर। जी सर। अब देखिएगा, इस पहले कायरल सेंटर पे एक तो COOH ग्रुप है जी, एक H है, एक OH है, और इसकी फोर्थ वैलेंसी काई से कंप्लीट हो रही है सर? CHOH COOH। CHOH COOH, ठीक है सर। जी सर। अब आपको जाना कहाँ है सर? S से OH की ओर थ्रू लोअर मॉलिक्यूलर वेट। अब किसका? अभी ये ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और COOH का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो हम जो रोटेट करेंगे वो यूं करेंगे सर। कौन सी डायरेक्शन में? और ये डायरेक्शन हुआ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सर जो सेकंड वाला, ये वाला कायरल सेंटर, जी सर, ये वाला है। इसकी बात करूं मैं? जी सर। OH है, H है, COOH है, और इधर बात करें अपन CHOH COOH। जी सर। अब किधर जाऊं मैं सर? सर अब लोअर मॉलिक्यूलर वेट COOH का है, तो अब आपकी जो डायरेक्शन होगी रोटेशन की वो ये होगी, एंड दिस इज अगेन क्लॉकवाइज। यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर ये वाला D फॉर्म है तो ये भी इसकी वजह से D है, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये कौन सी फॉर्म हो गई सर? सर ये हमारी D फॉर्म हो गई, या इसको हम कह सकते हैं प्लस फॉर्म हो गई सर। ठीक है सर। जी सर। अब तो अपने को समझ में आई गया सर। जी सर। S से OH जी सर क्लॉकवाइज, ओके, S से OH एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ना तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉक रोटेट करना है, ना एंटी, मतलब ना लेफ्ट में रोटेट कर रहा है ना ही राइट में रोटेट कर रहा है। तो ये इस तरह के कंपाउंड को अपन बोलते हैं सर मीजोफॉर्म। ओके, क्या बोलते हैं? मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म। ओके, ठीक है सर। यहाँ पे S से OH जी एंटी क्लॉकवाइज, जी सर। यहाँ से S से OH एंटी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया सर? सर L या माइनस फॉर्म, L फॉर्म हो गया, है ना? ठीक है सर। जी सर। आप देखिएगा, A और C, एक तो D है और एक L है। L है, तो ये तो क्या हो गए सर? एनेंशियोमर। ठीक है जी सर। सर। और अभी अपन ने देखे सर, पिछले पेज पे लिखा हुआ है कि मीजो चाहे D के साथ में हो, मीजो चाहे L के साथ में हो, वो डाइस्टीरियोमर ही होगा। डाइस्टीरियोमर ही होगा। तो अब आप बताइएगा सर, B एंड A क्या होगा? सर B एंड A डाइस्टीरियोमर्स होगा, डाइस्टीरियोमर होगा। और आप बताइएगा B एंड C? सर ये भी डाइस्टीरियोमर होगा। B भी क्या होगा? डाइस्टीरियोमर होगा, ठीक है सर। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये इनैंशियोमर हो सकते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव है, तो ये किसी का भी इनैंशियोमर नहीं होगा। जब भी होगा क्या होगा सर? डाइस्टीरियोमर होगा। अब सर अपने पास में एक सवाल आता है कि ये जो मीजो कंपाउंड है, अपन ने बोला, तो ये मीजो कंपाउंड कैसे होंगे सर? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इनके लिए एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? जीरो होगा। और इनके लिए अगर बात करें तो नॉन जीरो, इसके लिए भी नॉन जीरो कह सकते हैं, और इसके लिए भी हम लोग नॉन जीरो बोल सकते हैं। ठीक है ना सर? ठीक है। अब आपके मन में सर डाउट आना था, आया, या आपके में नहीं आ पाया होगा सर, मेरे में आ गया कि इसके लिए जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो जीरो क्यों आया? सर बहुत आसान सा जवाब है। इफ यू रोटेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो थ्रू यू रोटेट थ्रू COOH। लेट अस सपोज यह एंगल ऑफ रोटेशन आपका थीटा प्लस में है, ठीक है सर। और जब S से OH जा रहे हैं और अगेन COOH जा रहे हैं, तो विद द सेम ग्रुप जा रहे हैं, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये वैल्यू क्या हो गई? माइनस थीटा हो गई हमारे θ1। अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट वैल्यू अगर हम इनकी चेक करें, एंड नेट डिस्प्लेसमेंट जिसको कह सकते हैं चेक करें, तो वो कितना आएगा? जीरो आएगा। इसलिए इसका ऑप्टिकल रोटेशन जीरो होगा।
बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो सर मैं ऐसा नहीं बोल दूं, नेक्स्ट स्लाइड लाए, कि ये मीजो कंपाउंड है, जी सर। इसमें ये अपने पास में 2 कायरल कार्बन है, जी सर। ठीक है ना। एस से OH गया क्लॉकवाइज, एस से OH गया एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन आ गया 0। लेकिन सर आप याद करो, अपन ने बोला था कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें भी होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और उसके पीछे लॉजिक क्या था मेरे को समझ में आ गया। हाँ। कि इस कायरल कार्बन के रेस्पेक्ट में तो ये कौन सी डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज। इधर कौन सी डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज। इस कायरल कार्बन एटम की वजह से मान लो अगर रोटेशन था प्लस 36 डिग्री, तो यहाँ -36 होगा, -36 होगा और नेट रोटेशन 0 आ जाएगा। बिल्कुल सर, अब मेरे को समझ में आ गया कि अपन जब बार बार बोलते थे ना कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो मेरे को समझ में आ गया। तो सर अगर ये मीजो कंपाउंड है, अगर इसमें से मैं प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करूं तो उस पर कोई इंपैक्ट आएगा क्या? सर बिल्कुल नहीं आएगा। जैसा प्लेन पहले था, आफ्टर पासिंग द सॉल्यूशन ये हमारा जो डायरेक्शन ऑफ हमारा होगा प्लेन ऑफ पोलराइड का वो सेम होगा, 0। ठीक है सर। जी सर। अब सर एक बात बताओ, मेरे को मीजो कब देखना चाहिए, जब फोटो में एक ही कायरल कार्बन एटम हो या एक से ज्यादा हो? सर अगर एक कायरल कार्बन है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो वहां मीजो देखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है सर। मीजो में केवल तभी देखना चाहिए जब मोर देन 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, और अगर हम अपने सिलेबस को अगर फॉलो करें तो हमें मैक्सिमम सर 2 कायरल सेंटर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बिल्कुल सर, है ना। अच्छा मीजो सर इनएक्टिव है, मीजो इनएक्टिव है, और अगर 2 कायरल सेंटर है तो इनएक्टिव कब होगा? सर जब पीओएस एब्सेंट प्रेजेंट होगा। तो सर देखो अपन ने इसीलिए लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग मोर देन 1 कायरल कार्बन एटम एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड नॉन एज मीजो कंपाउंड। ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट है। अब सर ये मीजो कंपाउंड में वही बात आ गई, मीजो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक ही कंपाउंड है उसमें 2 कायरल सेंटर है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, हाफ मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज हो रहा और हाफ मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ये कैसी लड़ाई है, ये घर घर की लड़ाई है, ये घर की लड़ाई है। तो ये क्या हो गया, इंटरनल कंपनसेशन हो गया। क्या हो गया, इंटरनल कंपनसेशन या इंटरनल बैलेंस हो गया सर। तो मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, और वो काई की वजह से होता है सर, मॉलिक्यूलर सिमेट्री की वजह से। और अपन बोलने में क्या आएगा सर कि इसके एक पार्ट के रोटेशन को दूसरे पार्ट का रोटेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये सर इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या है, इन केस ऑफ मीजो कंपाउंड रोटेशन ऑफ वन पार्ट इज कैंसल्ड बाय रोटेशन ऑफ अदर पार्ट एंड इट इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। वही बताया ना, 36 प्लस और माइनस है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो वो इंटरनली हो रहा है, तो इसको इंटरनल कंपनसेशन अपन बोल रहे हैं। अच्छा सर, अब एक बहुत बढ़िया सवाल है सर मेरे पास में, सर मैं इधर आ जाऊं सर थोड़ा? हाँ बिल्कुल आ जाए सर। बिल्कुल। अगर अपने पास में ये एक मॉलिक्यूल है CH3 HHOH, ठीक है सर? जी सर। इसमें 2 कायरल सेंटर है। जी सर। और एक मैंने इसका मिरर इमेज बना लिया। जी सर। CH3 OH H। सर इसमें भी 2 कायरल सेंटर है। जी सर। सर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? सर ये तो एक ही कंपाउंड है। नहीं सर, मिरर इमेज है या नहीं? मिरर इमेज तो है सर। मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल? सर इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसका मतलब सर ये एनेंशियोमर है सर, लेकिन एनेंशियोमर देखने के लिए आप फिर वापस से पॉइंट पर ध्यान रखिए, हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में चेक करना है। बिल्कुल सर। तो कई बार क्या होगा, पेपर वाला इस तरह के क्वेश्चन डालेगा और अपन तो क्या है, हमेशा में ओवर कॉन्फिडेंस में अपन देख लेंगे कि अरे ये भी इसका मिरर इमेज है तो ये एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर की पहली कंडीशन ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। और जबकि ये कैसा है, ये जब आप पीओएस यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पीओएस प्रेजेंट हो गई है, और अगर पीओएस प्रेजेंट हो गई है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और अब अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो सर फिर एनेंशियोमर का तो मायने ही नहीं रह जाते हैं। तो सर डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। सर डायस्टीरियोमर में तो क्या होता है, आपने क्या कहा, मीजो और एल का पेयर हो, ये दोनों ही मीजो है सर। अच्छा, तो ये तो मिरर इमेज है। मिरर इमेज और मीजो है, और मीजो है तो ये कंपाउंड तो आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे। मतलब मैं ऐसा मान लूं सर कि मीजो का कभी भी मिरर इमेज बनाओगे तो जो नया कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। मतलब मीजो ही बनेगा, और अपन उनको क्या मानेंगे, डिफरेंट कंपाउंड या एक ही कंपाउंड? एक ही कंपाउंड, आइडेंटिकल। तो सर मेरे को तो पता है सर, इस पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही लगी कि मीजो का मिरर इमेज भी क्या होगा, मीजो ही होगा, यानी कि वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होगा।